नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से पाठ 3, जिसका नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। इसकी लेखिका है बछेंद्री पाल जी। बछेंद्री पाल अपनी पहली एवरेस्ट की चढ़ाई और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली प्रथम भारतीय महिला बनने के सफर की आत्मकथा को आपके साथ साझा कर रही हैं। बछेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के दौरान कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उनके साथियों ने किस तरह से उन समस्याओं का सामना किया, बछेंद्री पाल उन सभी यादों को इस पाठ के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रही हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। यहाँ लेखिका बताती हैं कि उनके एवरेस्ट यात्रा से पहले ही एक दल रवाना कर दिया गया था ताकि वो उनके रास्ते साफ कर सके। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान या यहीं के आसपास के गांव में होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सबसे पहले एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम बहुत अच्छा लगा। यहाँ लेखिका बताती हैं कि नमचे बाजार शेरपाओं का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और ये वो ही जगह है जहां से उन्होंने पहली बार एवरेस्ट को देखा था। नेपाली इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं और ये नाम लेखिका को बहुत पसंद आया। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल यानी प्लूम देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता हुआ एक झंडे के जैसा दिखाई दे रहा था। मुझे बताया गया यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर या उससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि बर्फ का एक बहुत बड़ा सा फूल जैसा लहरा रहा है, मानो वो झंडा हो, और ये 10 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है। आगे लेखिका बताती हैं, शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर उन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफी था। पहले भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और उसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। जब हम 26 मार्च को पेरिच पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धंसने से लोहोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। 26 मार्च को जब लेखिका पेरिच नामक जगह पर पहुंची, तब उन्हें एक खबर मिली कि एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई है, बर्फ खिसकने के कारण। तो जो खुम्बू हिमपात है यानी खुम्बू नामक जगह है, वहां पर बर्फ के गिरने से अभियान दल के रास्ते में पहाड़ी जो थी एक तरफ से धंस गई थी और बहुत बड़ी सी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी, जिसमें 16 जो दल था कुलियों का, उसमें से 4 लोग घायल हो गए और 16 में से एक की मृत्यु हो गई थी। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी-कभी तो मृत्यु को भी सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिच लौट आए। अब यहाँ पर उन्होंने देखा, जब कर्नल खुल्लर जो उन सबका नेतृत्व कर रहे थे यानी उनके लीडर थे, तो उन्होंने सबको ये समझाया कि ऐसे जो अभियान होते हैं वो खतरों से भरे हुए होते हैं। कभी कभी आदमी की मृत्यु भी हो जाती है, तो इससे घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया, यानी उन्होंने बताया कि तुम्हारी बहुत बड़ी बाधा है खुम्बू का हिमपात यानी बर्फ का गिरना। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियां बांधकर और झंडियों से रास्ते पर चिन्ह लगाकर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया
कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि उन्होंने 6000 मीटर की ऊंचाई पर, जो कि हिमपात जहां हो रहा है उसके ऊपर है, पूरा रास्ता साफ कर दिया है। वहां झंडियां लगाकर रास्ते पर निशान भी बना दिए हैं। लेकिन ग्लेशियर जो है वो बर्फ की नदी बनी हुई है और बर्फ अभी भी लगातार गिर रही है और रास्ता कभी भी खराब हो सकता है और रास्ते को दोबारा से साफ करना पड़ सकता है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु के अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत और उसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की सी खड़ी होकर देखती रह गई और एवरेस्ट, लहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों में घिरी बर्फीली टेढ़ी मड़ी नदी को निहारती रही। अब वो बेस कैंप में पहुंचे उससे पहले ही उनको एक और सहायक की मृत्यु की खबर मिली, जो कि उन्हें लग रहा था कि शायद हमारे इच्छा के अनुकूल काम नहीं हो रहे हैं। एक के बाद एक दुखद समाचार उन्हें मिल रहे थे। बेस कैंप से लेखिका ने एवरेस्ट को बहुत पास से देखा और उसके आसपास की जो दूसरी पहाड़ियां थी उन्हें भी देखा। उनको देखकर वो आश्चर्यचकित रह गई। भौचक्की सी रह जाना यानी आश्चर्यचकित रह जाना। आगे लेखिका बताती हैं, हिमपात अपने में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना था। मतलब जो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े हैं वो नीचे की तरफ गिरते हैं। हमें बताया गया था कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें नीचे गिर जाया करती थीं और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति का रूप धारण कर लेती थी। यानी चलते चलते अगर बर्फ लगातार गिरती रहे तो उससे पहाड़ियां खिसकने लग जाती हैं बर्फ की। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और उस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी अधिक भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। यानी उन्हें लग रहा था कि अचानक इस तरह से धरातल में यदि दरार पड़ जाए और दरार बहुत चौड़ी हो जाए, खाई में बदल जाए, तो कितना भयानक रूप धारण कर सकती है। और उन्हें ये भी बताया गया कि 1 दर्जन आरोही यानी जो पर्वत पर चढ़ने वाले 12 लोग हैं और कुली हैं, ये सभी इस हिमपात से गुजरते ही रहेंगे। मतलब ये लगातार चलता रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले आए थे। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें जानकारी दी। अब दूसरे दिन उनकी ट्रेनिंग हुई, जिसमें उन्होंने सीढ़ियां बनाना सीखा, अस्थायी यानी कि टेम्पररी पुल बनाना सीखा और रस्सियों का प्रयोग कैसे किया जाता है, तिरछी दीवारों पर रस्सियां किस प्रकार से बांधी जाती हैं, इस तरह से उन्हें ट्रेन किया गया। तीसरा दिन हिमपात के कैंप तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता, गोबू और मैं साथ साथ चल रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था, जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय बहुत खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं। अंगदोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। ये एक संतोषजनक प्रगति थी। यानी लगातार तीसरे दिन तक चढ़ने के बाद वो पहुंच गई कैंप 2 में। इस प्रकार तीसरे दिन लेखिका रीता गोबू के साथ कैंप 1 पहुंची और उनके जो साथी थे अंगदोरजी, लोपसांग और गगन, उन्होंने 29 अप्रैल को 7900 मीटर की दूरी पर ऊंचाई पर कैंप 4 लगाया, जो कि बहुत संतोषजनक बात थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर बहुत महत्व दिया कि दल के हर एक सदस्य और हर एक शेरपा कोहली के साथ बातचीत की जाए।
जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं तो बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेनजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन ये भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहली ही बारी में पहुंच जाना चाहिए। अब जब वो अप्रैल में बेस कैंप में पहुंची, उस समय तेनजिंग नोर्गे अपनी छोटी बेटी के साथ आए हुए थे, तो उन्होंने सभी के साथ बातचीत की। उस समय लेखिका ने बताया कि वो बिल्कुल ही नौसिखिया हैं, यानी बिल्कुल नई हैं, अभी उन्हें पहला ये उनका अभियान है। तो तेनजिंग ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो बिल्कुल पहाड़ी लड़की लगती हो, तो पहली ही प्रयास में तुम्हें वहां पहुंच जाना चाहिए। ये उनके लिए बड़ी ही उत्साहजनक बात थी। 15-16 मई सन 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर चलाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन से बने हुए तंबू कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोपसांग, तशरिंग मेरे तंबू में थे। एंडी शेरपा और 8 अन्य शरीर से मजबूत ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। तो इस प्रकार से बुद्ध पूर्णिमा के दिन वो कैंप 3 में पहुंच गईं। उनके अलावा वहां 10 और लोग थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात के 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज से टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई। मेरे साथ ही में एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चली जा रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। यानी उसी दिन रात के 12:30 बजे अचानक बहुत जोर से आवाज हुई और उन्हें महसूस हुआ कि कोई ठंडी सी चीज उन्हें कुचलती हुई जा रही है, जिससे उन्हें सांस लेने में भी कठिनाई महसूस हो रही थी। ये क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोहोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। उसका विशाल हिमपुंज बन गया था और हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों और जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान के नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया था। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी और ये एक आश्चर्य ही था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। अचानक से ऊपर से एक बड़ा सा हिमखंड नीचे आ गया था और नीचे लुढ़कते लुढ़कते वो बड़ा सा एक बर्फ का गोला बन गया, जिससे सीधे सभी को चोट पहुंची, लेकिन किसी की मृत्यु नहीं हुई। लोपसांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का सारा रास्ता साफ करने में सफल हो गए। तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी भी देर हो जाती तो उसका मतलब था मृत्यु। बड़े बड़े हिमखंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़ी जमी बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकालकर बाहर खींच लाने में सफल हो गए। तो किसी तरह से लोपसांग ने अपनी छुरी की मदद से उनके चारों तरफ की बर्फ को हटाया और उन्हें उस बर्फ से बाहर निकाल लिया। आगे लेखिका बताती हैं, सुबह तक हमारे साथ सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे जब हम प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे, जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लेटाकर नीचे ले जाया गया। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में, यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा का कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटें और टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। यानी उनके पास जितने भी लोग थे 9 पुरुष, उनके अलावा उनको सभी को चोट लगी थी, हड्डियां टूट गई थी, तो उन्हें बेस कैंप भेज दिया गया। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। तो कर्नल खुल्लर ने उनसे पूछा कि वापस जाना चाहोगी, तो उन्होंने मना कर दिया और अगले दिन की तैयारी करने में लग गईं। मैंने खाना, कुकिंग गैस और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए गर्म पानी करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वो धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वो भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। यानी लेखिका
सब कुछ सामान इकट्ठा कर रही थी और उनके जो 3 साथी उनके साथ चढ़ने वाले थे वो बहुत सारा सामान ढोकर आ रहे थे। वो इसीलिए अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे किसी से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। तो जैसे ही लेखिका अपने कैंप से बाहर निकली, उन्हें मीनू मिली और जय मिला। जय ने चाय पी तो उनको आगे जाने से रोकने की कोशिश भी की, परंतु लेखिका की से भी मिलना चाहती थी। जब वो नीचे पहुंची तो की उन्हें देखकर हैरान रह गया। आगे लेखिका बताती हैं कि किस प्रकार से उन्होंने आगे का काम किया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बछेंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा। मैं और भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूं, इसीलिए इस दल में आई हूं। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूं, इसीलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। तो की ने भी कहा कि तुम इतना जोखिम लेकर यहां तक क्यों आई हो? तो उन्होंने कहा, मैं भी दूसरे लोगों की तरह ही हूं और यहां पर पर्वतारोहण करने के लिए आई हूं, तो मैं सबकी मदद उसी तरह से करूंगी। तो की हंस पड़ा, लेकिन उसने किट उठाकर उन्हें ले जाने नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद साउथ कोल कैंप से लहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे आए और हम सब साउथ पोल पर जैसे ही सुरक्षा आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघला और चाय बनाई। कुछ बिस्किट और आगे चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंग दोरजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। यानी जब वो पहुंची अपने बेस कैंप में, कोल वाले कैंप में, वहां जाकर उन्होंने 4 बजे सुबह उठकर चाय बनाई, बिस्किट और चॉकलेट का नाश्ता किया और तंबू से बाहर निकल पड़ी। अंग दोरजी सामने ही खड़ा हुआ था। अंग दोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। इसीलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसीलिए उसे या तो उसी दिन चोटी पर चढ़कर साउथ कोल वापस लौट आना था या फिर अपने प्रयास को छोड़ देना था। यानी वो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ही चढ़ाई करना चाहते थे, उसी दिन वापस होना चाहते थे। तो ये काम बड़ा ही मुश्किल था। वो तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था। उसने मुझसे पूछा, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूंगी? एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी पर जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। इसके अलावा अगर अंग दोरजी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौटकर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंग दोरजी पर विश्वास था और साथ साथ में आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। यदि कोई भी व्यक्ति उस समय साथ चलने को तैयार नहीं था। लेकिन यहाँ पर वो बताती हैं कि जब वो चढ़ना शुरू करना चाहते थे पहाड़ पर, तो उस समय उन्होंने पूछा कि क्या तुम मेरे साथ एक ही दिन में वापस आ पाओगी? तो ये काम बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन लेखिका को अपने ऊपर भी विश्वास था और अंग दोरजी पर भी विश्वास था। उनके साथ उस समय चलने के लिए और कोई तैयार नहीं था जो एक ही दिन में ऊपर जाकर वापस आ सके। सुबह 6:20 पर जब अंग दोरजी और मैं साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ाया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफी सुरक्षित और गर्म थी। बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की अंग दोरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हुई। यानी दोनों ने जो कपड़े पहने हुए थे उसमें उन्हें हवा नहीं लग रही थी, वो गर्म थे, सुरक्षित थे। अंग दोरजी एक लगातार स्पीड से चल रहे थे और लेखिका भी उनके साथ साथ चढ़ती चली जा रही थी। जमे हुए बर्फ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की दीवारें बिछी हों। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि
उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थानों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया, तो रास्ते में उन्हें बर्फ की दीवारों पर फावड़े को भी चलाना पड़ा, जो बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन वो बड़ी सावधानी से ये काम कर रहे थे। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोर्जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा, क्या मैं थक गई हूं? मैंने जवाब दिया, नहीं। जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा, पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर के 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने लगातार अपना सफर जारी रखा। लहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था। जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे, वो हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी देर बाद चाय पीने के बाद हमने फिर से चढ़ाई शुरू की। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसीलिए अंगदोर्जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लहाटू ने ध्यान दिया कि मैं उन चढ़ाइयों के लिए सामान्य आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से ले रही थी। हमारे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। यानी लेखिका बहुत कम ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रही थी। जैसे ही लहाटू ने उनकी ऑक्सीजन बढ़ाई तो उनके लिए सफर और अधिक आसान हो गया। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। जब उस चढ़ाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी, यानी वो देख भी नहीं पा रहे थे। बर्फ के कण चारों ओर इस तरह से उड़ रहे थे मानो कोहरा छा गया हो। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई तो नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। मेरी सांसें मानो रुक गई थीं। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नजदीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं पहली भारतीय महिला थी। इस प्रकार 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल ने अपनी एवरेस्ट की चढ़ाई को पूर्ण किया और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई। आगे वो बताती हैं, एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो सकें। चारों ओर हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई की, अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। उसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठ गई। बर्फ को अपने माथे से लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। बिना उठे मैंने अपने थैले से देवी दुर्गा मां का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। उनको अपने साथ लाए हुए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और उनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया, तो वहां पे पहले पहुंचकर वो अपने आप को सुरक्षित करने लगी, क्योंकि वहां एक से ज्यादा लोग खड़े नहीं हो पा रहे थे, इतनी छोटी जगह थी। वहां जाकर उन्होंने बर्फ के फावड़े से खुदाई करके अपने आप को वहां सुरक्षित रूप से बिठाया। अपने आप को स्थिर करने के बाद उन्होंने ईश्वर की पूजा की। जो अपने साथ वो देवी का चित्र ले गई थी, हनुमान चालीसा ले गई थी, उन्हें वहां पर कबलाल कपड़े में रखकर बर्फ में दबा दिया और अपने माता पिता को याद किया कि मैं यहाँ पहुंच गई हूँ। अगर उन्हें समाचार मिलेगा तो वो कितने खुश होंगे। इसके आगे बताती हैं, जैसे ही मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और अपने रज्जू नेता अंगदोर्जी के प्रति आदर भाव से झुकी, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर दूसरी बार चढ़ाई करने पर बधाई दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर के बाद सोनम पुलजर पहुंचे। उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब हमारे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने बताया, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। वो बोले, देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी
जो तुम्हें अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। तो वहां पर जो लहाटू थे वो भी पहुंच गए, उनकी फोटो ली जाने लगी। वॉकी टॉकी पर उन्होंने कर्नल खुल्लर को सूचना दी कि हम यहाँ पहुंचने में सफल हो गए हैं। तो उन्होंने बधाई दी उन्हें और कहा कि इस देश को तुम पर बहुत गर्व है। तो यहाँ तक उनकी जो सफलता की पूरी कहानी है, उन्होंने वो अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया है इस पाठ के रूप में। आशा है कि पाठ आपको समझ आ गया होगा। इस पाठ के प्रश्नोत्तर और MCQ इत्यादि के साथ नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।